अच्छा, क्या हो अगर मैं कहूं कि प्राचीन भारत के सबसे प्रभावशाली राजवंशों में से एक वो है जिसके बारे में शायद ज्यादा लोगों ने सुना भी नहीं होगा। तो आज हम इतिहास के पन्नों से सातवाहनों को सामने ला रहे हैं। वो शासक जिन्होंने दक्कन के पठार से भारत के भविष्य को एक नया आकार दिया। देखिए, मौर्य साम्राज्य कोई छोटा मोटा राज नहीं था। वो विशाल था, लगभग पूरे उपमहाद्वीप में फैला हुआ। तो जरा सोचिए, जब वो बिखर गया होगा तो कैसा मंजर रहा होगा। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम, एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया था। अब सवाल ये था कि इस खाली जगह को भरने की हिम्मत कौन करेगा। जहां उत्तर में शुंग और कण्व जैसी शक्तियां उठ रही थीं, असली कहानी तो दक्कन में लिखी जा रही थी। यहां एक नए राजवंश का उदय हुआ, सातवाहन। और ये सिर्फ शासक नहीं थे, ये थे दक्कन के पुल। एक ऐसे समय में जब उपमहाद्वीप टुकड़ों में बंट रहा था, इन्होंने उत्तर और दक्षिण की अलग अलग संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं और विचारों को एक साथ जोड़ा। तो इस सफर में हम सातवाहनों के हर पहलू पर गौर करेंगे। उनकी शुरुआत कैसे हुई, उनके महान शासक कौन थे, उनकी जबरदस्त अर्थव्यवस्था, उनका अनोखा समाज और उनकी कला की वो विरासत जो आज भी जिंदा है। तो चलिए इस शानदार कहानी में उतरते हैं। सातवाहनों का उदय हुआ दक्कन के दिल में, मतलब आज का महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जहां जहां मौर्यों की पकड़ कमजोर पड़ी, ठीक वहीं इन्होंने अपनी शक्ति की नींव रखी। और देखिए, उन्होंने एक बहुत ही कुशल प्रशासनिक ढांचा बनाया जो धर्मशास्त्रों पर आधारित था। साम्राज्य को आहार नाम के जिलों में बांटा गया था और उन पर शासन करने के लिए अमात्य नाम के भरोसेमंद अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। यही व्यवस्था एक मजबूत सेना के साथ मिलकर उनके लगभग 450 साल लंबे शासन का राज। और ये कैसा शासनकाल था, 4.5 सदियां। सोचिए, जिनमें ड्रामा, जीत और विरासत सब कुछ था। इसकी शुरुआत हुई संस्थापक शिमुक से, फिर महत्वाकांक्षी शातकर्णी प्रथम के तहत विस्तार का दौर आया और राजवंश अपने शिखर पर पहुंचा महान गौतमी पुत्र शातकर्णी के समय में, जिन्होंने इसकी खोई हुई शान वापस दिलाई। ये उदय, शिखर और फिर धीरे धीरे पतन की एक पूरी महागाथा है। तो चलिए अब बात करते हैं उन महान शासकों की जिन्होंने सातवाहन युग को परिभाषित किया। ये सिर्फ राजा नहीं थे, बल्कि ये ऐसे दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। देखिए, हर महान कहानी के कुछ हीरो होते हैं, है ना। सातवाहनों के लिए वो थे सिमुक, जिन्होंने पहली ईंट रखी। लेकिन वो शातकर्णी प्रथम थे जिन्होंने इस राजवंश को नक्शे पर ला खड़ा किया। वो एक योद्धा राजा थे जिन्होंने मालवा और बरार तक साम्राज्य फैलाया और अश्वमेध यज्ञ जैसे प्राचीन अनुष्ठान करके दुनिया को अपनी ताकत का ऐलान कर दिया। लेकिन अगर सातवाहन इतिहास में कोई एक नाम सबसे ऊपर चमकता है, तो वो है गौतमीपुत्र शातकर्णी का। एक ऐसा हीरो जिसने उस समय राजवंश की किस्मत ही पलट दी, जब वो विदेशी आक्रमणकारियों, खासकर शकों के हमलों से बिखरने की कगार पर था। और यहीं पर पता है, इतिहास थोड़ा पर्सनल हो जाता है। ये शब्द किसी इतिहास की किताब से नहीं है, ये नासिक शिलालेख से हैं, जिसे खुद उनकी मां गौतमी बालश्री ने खुदवाया था। वो उन्हें शक आक्रमणकारियों के विनाशक के रूप में सराहती हैं, और सबसे जरूरी बात, एकमात्र ब्राह्मण के रूप में जिसने योद्धा वर्ण यानी क्षत्रियों के घमंड को चूर कर दिया। ये उस समय के सामाजिक नियमों को एक जबरदस्त चुनौती थी, जो उनकी बेमिसाल शक्ति को दर्शाती है। जब इतना मजबूत नेतृत्व शांति और स्थिरता लाता है, तो क्या होता है? अर्थव्यवस्था फलती फूलती है। सातवाहन इस बात को बखूबी समझते थे। वे सिर्फ युद्ध के मैदान के ही माहिर नहीं थे, वे व्यापार के भी उस्ताद थे, जिन्होंने अपने दक्कन साम्राज्य को दुनिया भर के व्यापार के लिए एक गुलजार चौराहा बना दिया था। उनकी आर्थिक प्रतिभा उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में छिपी थी। पश्चिमी तट पर सोपारा, कल्याण और भरूच जैसे बंदरगाह रोम और अरब के गेटवे थे। वहीं पूर्वी तट पर घंटशाला और मछलीपट्टनम ने दक्षिण पूर्व एशिया के आकर्षक बाजारों के लिए समुद्री रास्ते खोल दिए थे। मतलब उन्होंने प्राचीन व्यापार के मेन हाईवे पर अपना कंट्रोल जमा लिया था। और हमें कैसे पता चलता है कि वे समुद्र को लेकर इतने सीरियस थे? अरे, उन्होंने इससे अपने पैसों पर छाप दिया। वे अपने सिक्कों पर जहाजों को चित्रित करने वाले शुरुआती भारतीय शासकों में से थे। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह एक तरह का ऐलान था। यज्ञश्री शातकर्णी जैसे शासकों का हर सिक्का यह बताता था कि सातवाहन ही समुद्र के स्वामी हैं। और ये कोई छोटे मोटे व्यापार की बात नहीं हो रही है। हम एक ऐसे ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क की बात कर रहे हैं जिसने बहुत ज्यादा दौलत पैदा की। भारतीय मसाले, रेशम और जवाहरात की रोम में जबरदस्त मांग थी।
बदले में जहाज रोमन सोने, शराब और अफ्रीकी हाथीदांत जैसे विदेशी सामानों से लदे हुए लौटते थे, और दक्कन इस पूरे लेनदेन का सेंटर था। सातवाहन साम्राज्य सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का केंद्र नहीं था, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र भी था। यहाँ समाज, धर्म और साहित्य का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है, जहाँ ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म एक साथ फले फूले। उनकी एक बहुत ही अनोखी सामाजिक प्रथा थी मातृवंशीय नामकरण। गौतमीपुत्र यानी गौतमी का पुत्र, और वशिष्ठिपुत्र यानी वशिष्ठी का पुत्र। ये नाम इस बात का पक्का सबूत हैं कि शाही परिवार में महिलाओं का बहुत सम्मान था और उनकी एक महत्वपूर्ण पहचान थी, जो उस दौर के समाज में वाकई एक बड़ी बात थी। कभी कभी पत्थर भी बोल उठते हैं, और नाणेघाट का शिलालेख हमें एक अविश्वसनीय कहानी सुनाता है। सोचिए, इस एक शिलालेख से हम उनके ब्राह्मणवादी विश्वास और बड़े बड़े वैदिक यज्ञों के बारे में जानते हैं। हम उनके दानों में उनकी जबरदस्त संपत्ति का प्रमाण देखते हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात, हमें दुनिया के कुछ सबसे पुराने ज्ञात संख्यात्मक प्रतीक भी मिलते हैं, जो गणित के इतिहास का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। लेकिन उनकी संस्कृति यहीं नहीं रुकी। जहां ज्यादातर शाही दरबार संस्कृत को पसंद करते थे, सातवाहनों ने आम लोगों की भाषा प्राकृत को बढ़ावा दिया। उनके अपने एक राजा हॉल खुद एक कुशल कवि थे, जिन्होंने गाथा सप्तशती का संकलन किया। ये उन कविताओं का संग्रह है जो आम लोगों, खासकर महिलाओं के नजरिए से प्रेम और जीवन के सुख दुख को दिखाती हैं, जैसा कि इस सुंदर और मार्मिक कविता में देखा जा सकता है। अब बात करते हैं सातवाहनों की उस विरासत की, जिसे हम आज भी देख और छू सकते हैं। उनकी अद्भुत कला और वास्तुकला, जिसने भारतीय कला पर एक अमिट छाप छोड़ी है। सातवाहनों के संरक्षण में कला की एक नई और जीवंत शैली का उदय हुआ, अमरावती शैली। इसकी पहचान थी शानदार सफेद संगमरमर का इस्तेमाल। लेकिन बात सिर्फ पत्थर की नहीं थी, बात थी स्टाइल की। मूर्तियां गति, ऊर्जा और एक कमाल के यथार्थवाद से भरी हैं। वो कहानियां कहती थीं, न सिर्फ बुद्ध के जीवन की, बल्कि आम लोगों की भी, उनके संसार को पत्थर में अमर करते हुए। और उन्होंने बड़े पैमाने पर निर्माण किया। उन्होंने अमरावती और नागार्जुन कोंडा में शानदार बौद्ध स्तूप बनवाए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कृति है कार्ले का चैत्य हॉल। जरा कल्पना कीजिए, एक विशाल प्रार्थना हॉल जो बनाया नहीं गया, बल्कि सीधी एक ठोस चट्टान को तराश कर निकाला गया है। ये इंजीनियरिंग और कला का एक ऐसा कारनामा है जो आज भी हमें हैरत में डाल देता है। और हां, अजंता की शुरुआती गुफाएं भी इसी दौर की देन हैं। तो कुल मिलाकर सातवाहनों का भारत के इतिहास में क्या योगदान था? चलिए दक्कन के पुल की इस कहानी को समेटते हुए उनके महत्व को समझते हैं। तो चलिए इसे संक्षिप्त में देखते हैं। राजनीतिक रूप से उन्होंने आक्रमणकारियों को रोके रखा और एक युग से दूसरे युग को जोड़ा। आर्थिक रूप से उन्होंने प्राचीन दुनिया के समुद्री हाईवे बनाए। सांस्कृतिक रूप से उन्होंने धार्मिक सद्भाव और आम लोगों की कला का समर्थन किया। और कला के क्षेत्र में उन्होंने पत्थर में एक ऐसी विरासत छोड़ी जो हजारों सालों से कायम है। तो संक्षेप में लगभग 4.5 शताब्दियों तक सातवाहन दक्कन में एक स्थिर और जोड़ने वाली शक्ति थे। वे सिर्फ एक राजवंश नहीं थे, वे एक सभ्यता के निर्माता थे, एक पुल थे जिसने भारत को एक रखा। तो हम इस एक सवाल के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। आज भारत के नक्शे के बारे में सोचिए, इसकी संस्कृतियों का मिश्रण, इसका व्यापार का इतिहास, इसका कितना हिस्सा इस एक शक्तिशाली साम्राज्य के कारण है जिसने 450 महत्वपूर्ण वर्षों तक एक पुल का काम किया। अगर सातवाहन न होते तो क्या हम आज के भारत को पहचान भी पाते? ये एक सोचने वाली बात है।